Hi, today let's start with this topic radicular cyst. Radicular cyst basically होती क्या है? It is a type of an inflammatory cyst. In the previous videos we have covered the developmental odontogenic cysts, and so today we will be starting the inflammatory cysts. These are the notes for the same. You can just comment down the notes and I'll share it with you. Let's start. So radicular cyst basically होती क्या है? Radicular cyst is an inflammatory cyst. Suppose this is my tooth. This is my tooth and इस पे हो गई है dental caries. These dental caries will further go down and ये pulp involve करेगी. Once the pulp is involved, it will inflame the periodontium. आसपास के apical tissues inflame हो जाएंगे. These will inflame, पर हमने पढ़ा है एंडो में. एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड, सबसे पहले केरीज होती हैं, केरीज के बाद पल्प की इन्वॉल्वमेंट होएगी. वंस द पल्प इज़ इन्वॉल्व तो वहाँ पे एब्सेस बन जाता है. एब्सेस बनेगा, पस फॉर्मेशन होएगी. एक बार पस बन गई है, पस के बाद ग्रैनुलोमा होता है. ग्रैनुलोमा के बाद आती है सिस्ट की फॉर्मेशन. एंड जो सिस्ट डेंटल केरीज की वजह से बनती है, आगे डेंटल केरीज का रिजल्ट होती है, दैट इज़ द रेडिकुलर सिस्ट. इट इज़ अदर नेम इज़ द एपिकल पेरियोडोंटल सिस्ट. अदर नेम इज़ द एपिकल पेरियोडोंटल सिस्ट. रेजिडुअल सिस्ट एक अलग एंटिटी है एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट डिफरेंटली. रेडिकुलर सिस्ट का अनदर नेम है एपिकल पेरियोडोंटल cyst. I hope I'm clear. Let's go ahead with this. So apical periodontal cyst या radicular cyst क्या होती है? Most common odontogenic cyst होती है. मैंने आपको बताया है that it is a result of bacterial infection and pulp necrosis, nearly always following carious involvement of the tooth. एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो इट फॉर्म 60% ऑफ ऑल द जॉ सिस्ट. तो इससे पता लगता है मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल द सिस्ट कौन सी सिस्ट है? इट इज़ द रेडिकुलर सिस्ट. 20 to 60 ईयर्स, ऑब्वियसली जिस एज में हमारे पास दांत प्रेजेंट है मोस्ट ऑफ द टीथ. अब इसके दो वेरिएंट्स आते हैं. एक होगी हमारे पास ट्रू सिस्ट. ट्रू सिस्ट वो होएगी जो किसी भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं होएगी. सो इट इज़ कम्प्लीटली लाइंड बाय एन एपिथीलियम. ये हमें पता है ट्रू सिस्ट की करेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इट इज़ लाइंड बाय एन एपिथीलियम. और जो ट्रू सिस्ट होएगी वो रूट कनाल ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं होगी. सिमिलरली वी हैव इज़ द बे और पॉकेट सिस्ट. इसमें हमारा रूट कनाल के साथ कम्युनिकेशन भी होता है और आरसीटी के बाद ये ठीक भी हो जाती है. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ variations. True cyst completely enclosed in the epithelium lining, no communication with the root canal and may persist after RCT. Here is the bay or pocket cyst. Epithelium lined cavity is open to the root canal, communicates with affected canal and resolves with successful RCT. The two variants are clear. Here you can see this is the histopathological section taken from your book Schaeffer's. This is basically a periapical granuloma. Granuloma में हमारे पास ग्रोथ हो रही है, डिफ्रेंसिएशन हो रही है टू फॉर्मेट अ सिस्ट. डन. बेसिकली हमेशा डिटेक्टेबल नहीं होता है रेडिकुलर सिस्ट. जब भी केरीज हो, एब्सेस हो, हम एक्सरे लेते हैं तो एक्सरे के बीच नीचे मोर देन 5 mm की रेडियोल्यूसेंसी आती है एंड दैट इज पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस बेसिकली सबसे पहले केरीज होंगी, मैंने बता दिया है. पल्प नेक्रोसिस होगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी. डन. अब ये जो टॉक्सिन्स हैं, सपोज दिस इज़ माई टूथ. देख लो, ये मेरा दांत है, यहाँ पे केरीज हो गई हैं. नॉट दैट गुड ड्राइंग बट या केरीज हो गई हैं. केरीज जाएंगी पल्प में, पल्प से बैक्टीरियल इन्फेक्शन करेगी. अब ये जो केरीज हैं, माइक्रोब्स हैं, ये एग्जिट कर जाएंगे थ्रू द अपाइकल फोरामेन और ये आसपास इन्फ्लामेशन करेंगे. दैट इज़ द पेरी अपाइकल इन्फ्लामेशन. आई होप आई एम क्लियर. केरीज होंगी, पल्प नेक्रोसिस होगी, फॉलोड बाय द बैक्टीरियल
infection followed by the bacterial infection. फिर toxins will exit at the apex and cause periapical inflammation. Done. अब जब ये इन्फ्लामेशन हो जाती है तो इट विल स्टिमुलेट द एपिथेलियल रेस्ट ऑफ मैलासेज. अब एपिथेलियल रेस्ट ऑफ मैलासेज क्या होते हैं? पेरियपाइकल लिगामेंट के साथ साथ हमारे पास एपिथेलियम लाइनिंग प्रेजेंट होती है कॉल्ड एज अपाइकल एपिथेलियल रेस्ट ऑफ मैलासेज. दीज आर फाउंड इन द एपिकल पेरियोडोंटल लिगामेंट. डन. इनको स्टिमुलेट होते हैं, एपिथेलियल रेस्ट ऑफ मैलासेज की स्टिमुलेशन होगी. तो उन्होंने क्या किया? कुछ फैक्टर्स रिलीज करे दैट इज केराटिनोसाइट ग्रोथ फैक्टर, एक्टिवेटेड टी सेल्स, लिम्फोकाइंस, एंड दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पेरियपाइकल ग्रैनुलोमा. एक बार अब ये ग्रैनुलोमा बन गया है, ग्रैनुलोमा के जो सेंटर वाले सेल्स हैं उनमें न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, सिर्फ आसपास वाले सेल्स में न्यूट्रिशन पहुंचेगा. इन सेल्स में न्यूट्रिशन पहुंच रहा है और जो ब्लैक वाले सेल्स हैं इनमें न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है. जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो नेक्रोसिस होगी. एक बार नेक्रोसिस हो गई है तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एपिकल पेरियोडोंटल सिस्ट. सिस्ट हमने क्या पढ़ा था? दैट इज इट हैज़ अ लाइनिंग एपिथेलियम और उसके अंदर प्रेजेंट होगा फ्लूइड, सेमी सॉलिड और गैशियस मटेरियल. उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे. सेल्स का हो गया है नेक्रोसिस. आई होप आई एम क्लियर. सो when we come to the pathology of this radicular cyst, सबसे पहले this is my tooth, इसमें होंगी केरीज. ये केरीज होके बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्प्रेड होगी थ्रू द टीथ एंड इट विल लीव थ्रू द अपाइकल फोरामेन. अब ये अपाइकल फोरामेन से जो हमारी इन्फेक्शन है ये वहाँ से लीव करके बेसिकली इसने क्या किया? स्टिमुलेट किया हमारे सेल्स को. सेल्स कौन से हैं? एपिकल रेस्ट ऑफ मैलासेज, एपिकल रेस्ट ऑफ मैलासेज. इनको इसने स्टिमुलेट किया. वंस दे आर स्टिमुलेटेड इट विल लीड टू द रिलीज और द फॉर्मेशन ऑफ केराटिनोसाइट ग्रोथ फैक्टर. ये ग्रोथ फैक्टर है. जब ये रिलीज होगा तो इसने क्या किया? पेरियपाइकल ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन कर दी. ग्रैनुलोमा के बाद क्या होगा? ग्रैनुलोमा फॉर्म हो गया, आसपास वाले सेल्स प्रेजेंट हैं, जो अंदर वाले सेल्स हैं उन तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा. जब न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? नेक्रोसिस होगी. वंस द नेक्रोसिस एंड लिक्विफैक्शन अक्कर तो हमारे पास सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है. सिस्ट इज फॉर्म्ड. अब ये सिस्ट जो एक बार फॉर्म हो गई है फिर ये सिस्ट ने एनलार्ज भी करना है, राइट? अब अगर इस सिस्ट ने एनलार्ज करना है तो वो कैसे एनलार्ज करेगी? लेट्स रीड दिस. अब एक बार देखो, ये सिस्ट फॉर्म हो गई है. वंस दिस सिस्ट हैज़ बीन फॉर्म्ड तो इसके 3 मैकेनिज्म्स हैं जिससे ये सिस्ट का साइज इंक्रीज करेगा. लेट्स अंडरस्टैंड दीज 3 मैकेनिज्म्स. सिस्ट की एनलार्जमेंट किससे होगी? ऑस्मोसिस से. आसपास का जो फ्लूइड होगा वो सिस्ट के अंदर चला जाएगा, लीडिंग टू द you know the phenomena of osmosis very well. This is a local fibrinolysis. आसपास के जो एंजाइम्स हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो एक्सपैंड करेगी हमारी सिस्टिक कैविटी को. थर्ड इज द एपिथेलियल प्रोलिफरेशन. सो ये 3 मैकेनिज्म्स हैं फॉर सिस्टिक एनलार्जमेंट: ऑस्मोसिस, लोकल फाइब्रिनोलाइसिस एंड एपिथेलियल प्रोलिफरेशन. आई होप आई एम वेरी क्लियर. नेक्स्ट इज अ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द रेडिकुलर सिस्ट. बेसिकली जो हमारी रेडिकुलर सिस्ट होती है बहुत एसिम्प्टोमेटिक होती है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस. मतलब इसमें ऑन रूटीन रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन के ऊपर ही पता लगता है जब हम रेडियोग्राफ एक्सीडेंटली लेते हैं. इंसिडेंटल फाइंडिंग ऑन एक्सरे. Here we have its site, most common in maxillary anteriors, mandibular premolars, mandibular molars and seldom in primary teeth. हाँ, अब the most important fact is जो इसके साथ teeth होंगे, associated teeth, they might be carious, non-vital, it may be non-vital, deep carious lesion, large restoration मतलब secondary caries, chronic inflammatory process. This is the most important thing to be remembered. Non-vital tooth, deep carious lesion, large restoration, chronic inflammatory process. Coming to acute exacerbation, अब जब सिस्ट लॉन्ग स्टैंडिंग है एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है, सेलुलाइटिस, ड्रेनिंग फिस्टुला, साइनस फॉर्मेशन.
this is a radiograph we have seen. We'll be discussing the radiographic features and then we'll come on this diagram. Coming on to the radiographic appearance, radiolucent area. अब radiolucent और radio opaque में difference अगर आपको नहीं पता है, so रेडियो ओपेक होते हैं जो भी डेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेडियोलूसेंट होते हैं जो भी लाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑब्वियसली जो डेंस नहीं है, एज इन सॉफ्ट, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होंगे हमारे और जिनकी डेंसिटी कम होगी, एज इन पल्प हो गया, एंड कोई भी बोन जहाँ रिजॉर्ब हो रखी है, बोन जहाँ पे बोन कम है वहाँ पे रेडियोल्यूसेंसी होगी, जहाँ पे बोन ज़्यादा है वहाँ पे रेडियो ओपेसिटी होगी। अब इसने बोन की रिजॉर्प्शन कर दी है, सिस्ट फॉर्म होगी है, वंस द सिस्ट हैज़ बीन फॉर्म तो सिस्ट क्या होगी, रेडियोल्यूसेंट होगी, राइट, आइडेंटिकल टू पेरियपाइकल ग्रैनुलोमा, वेल डिफाइंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस। स्पेशल साइन होता है थिन रेडियो ओपेक लाइन एट द पेरिफेरी, इसका मतलब है लाइक दिस इज माई सिस्ट, फॉर एग्जाम्पल सी दिस, अंदर रेडियोल्यूसेंसी है, बस ये प्रेजेंट है हमारे पास थिक रेडियो ओपेक लाइन। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ radicular cyst. Coming on to the granuloma, smaller radiolucent area may show radio opaque border. Cyst है, larger radiolucency है, cyst is always confirmed histologically. देख के तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये यहाँ तो ये abscess भी हो सकती है, granuloma भी हो सकता है और cyst भी हो सकती है, but cyst is all obviously every pathology is confirmed histologically. CBCT will always provide a more accurate diagnosis. Also, aspirate shows intense albumin and globulin pattern on polyacrylamide gel electrophoresis. Very important. जब भी हम polyacrylamide gel electrophoresis करेंगे इस cyst के aspirate का, it will show albumin and globulin pattern. Histopath. Coming on first to the radiographic signs. So this is the cyst. Here you can see this is the radio opaque area, radiolucent area है ये, and this is surrounded by radio opacity. Two conditions cannot be differentiated by the radiograph histologically. ही differentiate कर सकते हैं. This cyst was developed after the traumatic injury. This is from your Schaefer's. You can see most common है anterior regions में ये cyst. Done? Okay, one question. एक सिस्ट है दैट इज सीन मोस्ट कॉमन, रेडिकुलर सिस्ट तो हमारे पास एंटीरियर्स में हमने देख लिया, मोस्ट कॉमन है विद द इम्पैक्टेड टूथ, विद द इम्पैक्टेड टूथ, नेम द सिस्ट, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो here is the histopathology. Histopathology stratified squamous epithelial lining होती है, 5 to 50 cell layers होती हैं. अब इसमें most important thing क्या है, इसमें present होती है हमारे पास Rushton bodies. So cholesterol crystals extruded into the lumen, foam cells present होते हैं. I have a diagram to show to you guys. Yeah. So this is a very very important diagram. ये आप देख रहे हो, these are cholesterol clefts that are present. Cholesterol clefts, this is the characteristic feature of radicular cyst. Also B diagram में देख रहे हो, these are the hyaline bodies are present. Hyaline bodies, this is also characteristic of apical periodontal cyst. Rushton bodies, hyaline bodies. This is a very very important feature, originally described by Rushton. Occurrent 2.9 lady hairpin shaped होती है ये. And when we come to the cystic content, it is blood tinged fluid, cholesterol present होता है, cholesterol clefts भी होते हैं, low protein होता है, straw colored fluid होएगा, and keratin is very rare. अब एक cyst होती है जिसमें keratin का amount बहुत high होता है. Name the cyst. Okay, write it down in the comment section. Now we come to the treatment. अब हमने डायग्नोज कर लिया है कि हमारे पास एपिकल पेरियोडोंटल सिस्ट की फॉर्मेशन हो गई है. अब अगर ये टूथ वाइटल है तो हम इसकी रूट कनाल कर देंगे एंड इट विल बी ओके. पेरियोपाइकल सर्जरी कर देंगे, एपिसेक्टमी होती है. बट बेसिकली इन केसेस में क्या होता है, जो हमारे पास रेमिनेंट सेल्स होते हैं ना,
उससे हमारे पास रेजिडुअल सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। ये सिस्ट बहुत ज़्यादा हाई रेकरेंस के चांसेस कैरी करती है, इसलिए सिस्ट की कंप्लीट इन्यूक्लिएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ द tooth. Risk of residual tooth. If cystic sac is badly fragmented, leaving epithelial remnants, a residual cyst may develop months or even years later. So, coming on to the residual cyst, it is an inflammatory odontogenic cyst in edentulous alveolar ridge. एक बार जहाँ पे cyst हुई थी हमने tooth को निकाल दिया, cyst को भी निकाल दिया, but cyst के कुछ parts हैं, जब एपिथेलियल लाइनिंग ब्रेक कर जाती है सिस्ट के कुछ पार्ट्स रेमनेंट रह जाते हैं. आफ्टर सम ईयर्स और मंथ्स और डेज इट विल बी फॉर्मिंग अ रेजिडुअल सिस्ट. एक रेकरेंस होती है. इट इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द radicular cyst and it forms a short answer type question. So clinically x-ray पे find होती है in any of the non-tooth bearing region. Round to avoid radiolucency होएगी and it has treatment क्या करेंगे, curettage, histopathological examination और उससे हम remove कर देंगे. So this is all about the apical periodontal cyst and your residual cyst. Any of your doubts are welcomed. If you want the notes, you can just comment down notes and I'll share it with you guys. I hope I'm clear. Any of your questions, queries are welcome in the comment section. Thank you so much. Like, share and subscribe. Bye bye.